हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। दोस्तों, इसको अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना एवं उसका अर्थ और उद्देश्य सभी कुछ इसमें दोस्तों हम समझेंगे। दोस्तों, यह आपका शिक्षण अधिगम का जो है क्लास 14 होगा। तो दोस्तों, इसमें हम अपेक्षित अधिगम स्तर यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल को समझेंगे कि वास्तव में यह क्या है। तो दोस्तों, उससे पहले हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमसे इस प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। तो आपको इसमें से बताना होता है कि कौन सी आपका आंसर सही है। फिर देखिए, दूसरा आपका प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया था। दोस्तों, देखिए यह आपकी सभी समिति हैं, कोठारी समिति और जो है डॉक्टर R.H. दुबे समिति, और देखिए संपूर्णानंद समिति और प्रोफेसर यशपाल समिति। अब इनमें से आपका कोई एक आंसर होगा। अब हमको यह जो है जो टॉपिक है पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में सही आंसर क्या होगा। फिर देखिए, प्राथमिक स्तर पर दुबे समिति ने किन विषयों के अपेक्षित स्तर अधिगम स्तर पर निर्धारण किया है। तो दोस्तों, इसमें हम समझेंगे कि दुबे की समिति ने किस पे जो है अपना अपेक्षित स्तर निर्धारण किया है। फिर देखिए, चौथा प्रश्न है कि ज्ञानात्मक अधिगम अनुभवों का संबंध क्या है। ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव होते हैं, उनका संबंध क्या है दोस्तों। तो इसमें से जानना, समझना, विश्लेषण करना उपयुक्त भी, इसको भी जो है हम समझेंगे। देखिए, फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर से आपका क्या अभिप्राय है। अधिगम अपेक्षित स्तर का निर्धारण क्यों किया जाता है। अधिगम प्रतिफल किसे कहते हैं। पुनर्बलन का क्या अर्थ है। शिक्षण में पुनर्बलन की क्यों उपयोगी है। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों को लगाने या जानने के लिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। और देखिए दोस्तों, दीर्घ प्रश्न में आपका अनुभव, अधिगम अनुभव किसे कहते हैं, इनके प्रमुख प्रकारों को पढ़िए। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों के लिए हमें इस जो है चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम देखते हैं आपके अपेक्षित अधिगम स्तर को। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि अपेक्षित अधिगम स्तरों को उन अधिगम दक्षताओं के अर्थ में निरूपित किया जाता है जिसमें किसी विशेष कक्षा अथवा शिक्षा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित है। इसका मतलब है दोस्तों कि जब जो कक्षा यानी कि आप किसी भी कक्षा में हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में है और आप कक्षा का जो है पूरा कोर्स होने के बाद जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं, जिस मूल्यांकन के बाद आपका अनुभव प्राप्त होता है कि वास्तव में आपने कितना सीखा, उसी को दोस्तों हम जो है अपेक्षित स्तर अधिगम कहते हैं। अब देखिए, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे देखिए, शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का क्या है दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना है। क्या है, सर्वांगीण विकास करना है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र ने कितना सीखा। दोस्तों देखिए, छात्र ने कितना सीखा। अधिगम विहीन शिक्षण क्या है, व्यर्थ है। यदि आप अधिगम या सीख नहीं पा रहे हैं तो वह शिक्षण दोस्तों जो है व्यर्थ है। अब शिक्षण क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को जो है हम शिक्षण कहते हैं। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य 3 पक्ष होते हैं। देखिए, एक होता है शैक्षिक उद्देश्य, फिर होता है आपका देखिए अधिगम अनुभव, वास्तव में आप किस प्रकार से अनुभव ले सकते हैं, आपने क्या क्या सीखा है अपने जो है अनुभव में। फिर देखिए मूल्यांकन, एवेल्युएशन है आपका, यानी कि दोस्तों पहले देखिए आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, यानी कि जो आप ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए कि वास्तव में हम यह किस लिए सीख रहे हैं, इसलिए कि बच्चा अच्छे से सीखेगा। फिर देखिए अधिगम अनुभव, यानी आप जो सीख रहे हैं उसका आपको अनुभव हो रहा है, यानी कि जो आप सीख रहे हैं उसका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं, वह जो दोस्तों आपका अधिगम अनुभव होगा। फिर देखिए मूल्यांकन, यदि आप किसी कक्षा में उसका कोर्स होने के बाद दोस्तों आपको पता है आपकी परीक्षाएं होती हैं, इसीलिए होती हैं कि वह पता लगा सकें कि वास्तव में अधिगम अनुभव है आपके पास या आप सीखा है या नहीं सीखा है। तो उसका दोस्तों पता कैसे चलता है, मूल्यांकन के बाद चलता है। तो दोस्तों यह जो 3 पहलू हैं, उपर्युक्त तीनों देखिए उपर्युक्त तीनों का घनिष्ठ रूप से संबंध है। शिक्षा की सफलता हेतु शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छात्र छात्राओं को विद्यालय में विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, आपको पता होगा। मूल्यांकन के द्वारा ही यह जानने का प्रयास किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो चुकी है। तो दोस्तों इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वास्तव में बच्चे को पढ़ाने के बाद उसका जो अनुभव है, उसने क्या सीखा है, इसका पता लगाने हेतु अधिगम अपेक्षित अधिगम अनुभव जो आपका चैप्टर है, उसी का तात्पर्य यही है कि वास्तव में बच्चे ने कितना सीखा है, उसका अधिगम अनुभव क्या है, इसी से जो है रिलेटेड है यह पूरा चैप्टर।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका कोई शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि यह चैप्टर हम किस लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप यह भी पता लगा लें कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। और दोस्तों यह पता लगाने हेतु आप उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि वास्तव में बच्चे ने कितना सीखा है। अब देखिए, फिर देखते हैं हम अब अधिगम अपेक्षित अधिगम स्वर की संकल्पना, यानी देखिए कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल, यानी 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया जाता है। आपको पता होगा आपकी जो है शिक्षा नीति 1986 में दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने जाने हेतु अधिनियम लागू किया गया था। फिर देखिए, शिक्षा के उद्देश्य में किए गए अनेक प्रयासों से यद्यपि नामांकन व ठहराव में तो पर्याप्त वृद्धि हुई, परंतु विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से छात्रों का अपेक्षित स्तर उपलब्धि स्तर अत्यंत चिंताजनक रहा, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं वह सीखने में असमर्थ होते हैं। फिर देखिए, अतः इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर या दक्षताएं निर्धारित किए जाएं जिन्हें प्रत्येक बच्चा उस स्तर तक अवश्य जाने व सीख समझे। तो देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने की कुछ ऐसी दक्षताएं लाई जाएं, निर्धारित की जाएं, जिससे प्रत्येक बच्चा उस स्तर तक अवश्य सीख सके। यानी दोस्तों वह कक्षा 2 में है तो 2 का जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसको वह अच्छे से समझ सके। ऐसा नहीं कि वह कक्षा 4 में आ गया और दोस्तों 2 का पाठ्यक्रम जो है हल करने में असमर्थ रहता है। इसलिए दोस्तों यह जो है अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाली जो है अपेक्षित जो अधिगम की जो विधियां हैं उनको लाया जाए, प्रविधियों को लाया जाए। अब देखिए इसको समझिए, सभी छात्रों को कुशलता पारंगत के स्तर तक ले जाने हेतु अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य। दोस्तों देखिए इसका मतलब यही है, अपेक्षित अधिगम की अगर बात की जाए तो उसका लक्ष्य यही है कि हर एक छात्रों को कुशलता पारंगता में स्तर माने कि पारंगत किया जाए। देखिए जिसे हर बच्चे को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इससे शिक्षा के स्तरों में विभिन्नता के स्थान पर एक रूपता स्थापित हो, साथ ही एक साथ और गुणवत्ता बढ़े और दूसरी ओर स्तर की समानता बनी रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा, इसे समझिए। देखिए इसको समझिए आप, इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए 1986 की बात की जाए, इस बात पर बल दिया गया कि कोई भी बच्चा चाहे वह गांव का हो या शहर का हो, विद्यालय में हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता हो। अब तो सरकारी विद्यालय में शिक्षा पाए या गैर सरकारी में सभी के लिए जितना जानना और समझना जरूरी है, इसका निर्धारण अभी कर लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ समावेशी की शिक्षा की गई है, जो कि आपकी शिक्षा नीति 1986 में इसको रखा गया है। फिर देखिए, अर्थात स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाएं, जिससे सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। इसे न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MML भी इसको हम कह सकते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया है। अब देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर के निर्धारित हेतु 1990 में गठित दबी समिति द्वारा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन हेतु अधिगम के न्यूनतम अपेक्षित जो है अधिगम स्तरों को निर्धारण किया गया है। उस कक्षा के अंत तक प्रत्येक छात्र जो है प्राप्त कर लें। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण किसने किया था, तो देखिए आपका जो प्रश्न था उसका आंसर है दुबे समिति या दबे समिति ने। इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए विद्यालय शिक्षा के स्तर 1 से 5 तक अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण क्यों किया गया, इन स्तरों पर तक छात्रों को पहुंचाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो दोस्तों अध्यापक की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए हम समझेंगे दोस्तों वास्तविक जो इसका अर्थ है, इस अर्थ को आप समझ लीजिए, आपको पूरा जो चैप्टर है आपको जो है चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखिए मीनिंग्स ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल, अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से मिलकर हुई है। देखिए एक तो है अपेक्षित, एक है अधिगम, एक है स्तर। सबसे पहले समझिए अपेक्षित वास्तव में है क्या, तो निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा, इसको ध्यान से देखिए, न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा अपेक्षा की जाए, इसका संबंध दक्षताओं के उस अंश से है जो निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों को निश्चित समय में अर्जित कर लेना है। दक्षता का अर्थ किसी कार्य विशेष को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर लेने की क्षमता से है। इसका मतलब है दोस्तों कोई भी बच्चा है वह किसी भी कक्षा में है, यानी कि उस कक्षा का उसे उस कक्षा का पाठ्यक्रम है उसको वह अच्छे से सीख लेना चाहिए और कुशलतापूर्ण कर लेना चाहिए। उसमें जो है उसको आप मोटिवेट करेंगे और क्षमता विकसित करेंगे। फिर देखिए हम समझेंगे दोस्तों लर्निंग क्या होता है। लर्निंग का अर्थ है दोस्तों सीखना।
अर्थात ज्ञान। देखिए समझ, मूल्य और कौशल, देखिए इसको समझ विकसित करना और ज्ञान, मूल्य और व्यवहार होने वाला जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसको हम अधिगम कहते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, देखिए मान लीजिए जैसे आपने कक्षा में सीखा, कक्षा में सीखने के बाद दोस्तों आपके क्या हो गया दोस्तों, देखिए एग्जाम होते हैं, आपको पता है सभी की परीक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आप जो कक्षा में सीखने के बाद एग्जाम में उसका किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं और उसको आप जो है हल समेत आपका जो उत्तर लिख रहे हैं, तो दोस्तों वही आपका जो है अधिगम कहलाएगा कि आपने वास्तव में सीखा, समझा और आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से जो है वही सीखना कहलाएगा। एक और उदाहरण है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं आपसे हमने पूछा कि चलिए बताइए कि जो है श्रव्य सामग्री क्या होती है, तो दोस्तों बच्चा बताने में असमर्थ रहा, परंतु वह घर गया, उसने सोचा कि सर ने हमसे पूछा था श्रव्य सामग्री क्या होती है, तो उसने देखा और समझा, फिर उसको दोस्तों सीख कर आया। कुछ दिनों बाद फिर से मैंने उस बच्चे से पूछा कि बताइए श्रव्य सामग्री क्या होती है, तो उस दोस्तों ने बता दिया फौरन से कि श्रव्य सामग्री यह होती है सर। तो दोस्तों इसके जो व्यवहार में परिवर्तन आया, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, लर्निंग कहेंगे, सीखना कहेंगे, अधिगम कहेंगे। और दोस्तों वह सीखने के बाद अगर हमें नहीं बता पाता है तो दोस्तों उसको हम जो अधिगम नहीं कहेंगे, उसको हम शिक्षण कहेंगे। फिर देखिए इस तरह का लेवल की बात की जाए तो दोस्तों लेवल आप खुद समझ सकते हैं कि स्तर, उपलब्धि क्या है आपकी, संप्राप्ति का स्तर क्या है, यानी कि आप जो है आपका लेवल क्या है, उस प्रकार से हम जो है स्तर का पता लगा सकते हैं। उपयुक्त शाब्दिक विश्लेषण के आधार पर अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ की प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित निश्चित क्षमताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले। देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि निर्धारित या निश्चित दिशा में प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर लें जो भी आपका विषय है। सीखने की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की जा सकती, परंतु अपेक्षित स्तर पर छात्रों को पहुंचाने हेतु बच्चों को उनकी क्षमता, रुचि और गति के अनुसार सीखने के उपयुक्त अवसर व वातावरण सुलभ कराया जाना चाहिए। दोस्तों आपका कार्य है कि उसको जो है आपको देखिए क्या कह देना है, उसको आपको अवसर देना है, वातावरण सुलभ देना है। और जब आप अच्छा उसको अवसर देंगे, वातावरण देंगे, शुद्ध वातावरण में दोस्तों, तो वह सीख पाएगा। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि जो भी आपका विषय है, विषय वस्तु है, जो भी जिस भी कक्षा में उसको आप समस्त जो है आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, इसी को दोस्तों हम जो है अधिगम स्तर कहते हैं। वांछित दक्षताओं को देखिए निपुणता में स्तर तक प्राप्त करना ही गुणवत्ता है। देखिए वांछित दशाओं को निपुणता के स्तर पर प्राप्त करना ही गुणवत्ता है। अपेक्षित स्तर अधिगम गुणवत्ता को समता से जोड़ने का प्रयास है। शिक्षा में गुणवत्ता और समानता आने से छात्रों के उपलब्धि स्तरों की असमानता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए यदि आप उसको अपेक्षित अधिगम स्तर से गुणवत्ता यानी कि जोड़ने का प्रयास करते हैं तो शिक्षा में गुणवत्ता और समानता आने से छात्रों की जो उपलब्धि होती है उसमें जो असमानताएं होती हैं दोस्तों, वह जो है समाप्त हो जाती हैं, वह अच्छे से सीखने लगता है। फिर देखिए दोस्तों अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ देखिए एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है वास्तव में, तो समझिए प्रारंभिक शिक्षा व्यक्तित्व विकास का माध्यम और राष्ट्रीय शिक्षा की धुरी है। राष्ट्रीय विकास की क्या है दोस्तों, धुरी है। अतः इस स्तर पर गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना की गई, जिसके माध्यम से लिंग, जाति, धर्म के भेदभाव के बिना सभी वर्गों की पहुंच शिक्षा तक संभव हो सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं। देखिए इसका मतलब यही है कि चाहे आप किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म के साथ कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जो है बच्चों को एक समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, वो आप उसको शिक्षा देंगे भी। अगर आप जो है किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो यह जो है आप सच्चे शिक्षक नहीं माने जाएंगे। देखिए सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना तथा निर्धारित कुशलताओं में पारंगत बनाना आपका कार्य है। छात्रों में समान व शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, विविध छात्रों की उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना। देखिए अगर बच्चा सीखने में असमर्थ है, वह कुछ नहीं सीख पा रहा है दोस्तों, तो आपका कार्य है कि उसको समझाएं, उसको सिखाएं कि कैसे हमें इसको सीखना है दोस्तों, तो वह सीखने में रुचि लेगा। अध्यापक के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके उसके कार्य को दिशा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको हर जगह बताता हूँ, आपको सबसे पहले उसको लक्ष्य आप उसको बता दीजिए वास्तव में इसका क्या मतलब है। आप जब उसको बता देंगे कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो वह समझेगा। अगर उसको पता ही नहीं कि यह चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए सर हमें पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों वह क्यों सीखेगा। आप खुद अपने ऊपर ले लीजिए, यदि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं
दोस्तों अगर आपकी परीक्षाएं ना ली जाएं तो आप साल के साल पूरे ऐसे ही बैठे रहेंगे, परंतु आपको पता चलता है कि इतने डेट जो तिथि से हमारी जो परीक्षाएं हैं, तो दोस्तों आप पढ़ने में आप रुचि लेने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं दोस्तों, और बहुत अधिक पढ़ लेते हैं। फिर देखिए, अध्यापकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि में चयन में सहायता होनी चाहिए। अध्यापकों को शिक्षण में जब आप बच्चे को अधिगम कराएंगे तो अच्छी उपयुक्त विधि होना चाहिए, आपका चयन होना चाहिए कि वास्तव में बच्चा क्या चाहता है, क्या सीखना चाहता है, उसकी जो रुचि क्या है। इस प्रकार से जो है बच्चा सीख पाएगा। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के उपयुक्त पद्धति में चुने। अध्यापक की सहायता करना। देखिए, परीक्षा जब आप विद्यार्थी की जो मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, तो मूल्यांकन में भी उसको आपको यह समझ कर देना चाहिए कि दोस्तों यदि आप उसको 0 दे देते हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल से 0 दे देंगे उसको, तो वह अगली बार से दोस्तों इतना हताश हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ूँ, मुझे तो 0 अंक मिला था। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों को समान, यानी कि उसको आप ऐसा देना है कि हाँ मेरे 2 नंबर आए थे, तो मैं इस बार इस प्रकार का आप उसको मोटिवेट कीजिए कि वह कोशिश करे पढ़ने की। आप उससे बोलें कि देखिए आपके सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर आए थे, आपको अब की बार अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, इसलिए आपको पढ़ना होगा और जो मैं सिखाता हूँ उसको सीखना होगा। आप बच्चे को बताएंगे तब जाकर वह सीखेगा और अपने जो है अंक बढ़ाने का प्रयास करेगा। छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। देखिए, आपके अधिगम जो अपेक्षित अधिगम स्तर है, उसका मतलब है दोस्तों अगर कि छात्रों में कठिनाई है, यानी छात्रों में जो कठिनाइयों का निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करता है को अपेक्षित अधिगम स्तर, दोस्तों यही उसका उद्देश्य है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इसमें समझा कि इसका वास्तव में क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों अब देखिए, आपके अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव का संयोजन। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि संप्राप्ति क्या है, तो देखिए अब यहाँ देखिए, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा निर्धारित दक्षताओं की संप्राप्ति ही अधिगम अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाता है। तो दोस्तों जो दक्षताएं होती हैं आप बच्चों में, उसी को हम जो है संप्राप्ति अधिगम जो है अपेक्षित अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो है आपका जितना भी चैप्टर आप बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे दोस्तों पार्ट 2 में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा अपेक्षित अधिगम स्तर। बाकी की मैं अगली वीडियो में जो है बाकी का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आपके जो प्रश्न हैं उसको भी जो है हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों कि आपका इसका क्या आंसर है, इन सबको हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।